चलिए अब हम आगे देखते हैं क्रिया 2। अध्ययन 1 में किए गए क्रियाकलाप 5 का स्मरण कीजिए और क्रियाकलाप में मूंग के बीज के अंकुर निकल आते हैं, अर्थात वे अंकुरित हो गए। यह बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ होता है। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए, कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दें तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दें। अब आगे भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटें। उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिनों के लिए पूरी तरीके से पानी में डूब कर रख दें और दूसरे सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल न हिलाएं और भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को अंधेरे के क्षेत्र में रख दें, जैसे कि अलमारी जिसमें धूप नहीं आती। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रख दें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, या उनके चारों ओर बर्फ़ लगा दें। इन तीनों भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें तथा अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिनों के बाद आप क्या देखते हैं, क्या सभी 5 भागों के समान रूप से अंकुरित हो जाते हैं? क्या आप प्रकाश से दूर खड़े भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे हुए भागों में अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं दिखाई दिया? क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश, ऊष्मा जैसे अजैव घटक सभी सजीवों के लिए अत्यधिक आवश्यक है? वास्तव में अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में पाए जाने वाले, क्या ऐसा नहीं, ये सब विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए अनुकूल विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते। ये अनुकूलन काम आता है। अनुकूलन अल्प काल में ही नहीं होता, हजारों वर्षों तक अवधि किसी क्षेत्र में अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं और वे जो इन परिवर्तनों से प्रतीत अपने आप को नहीं ढाल पाते मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलन कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं और इस परिणाम स्वरूप विभिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। आइए कुछ आवासों, इनके अजैव घटकों एवं उसमें रहने वाले विभिन्न जीवों में अनुकूलन का अध्ययन करें। तो ये बताया गया है कि जैसे हम लोगों ने मूंग लिए थे, तो मूंग को हमने अंकुरित किया था, अलग अलग भागों में रख दिया था। तो जैसे किसमें परिवर्तन आए, किसमें नहीं, तो उसमें परिवर्तन हमें देखने को मिला था। तो जिसमें ये हुआ था कि जैसे भी मतलब परिवर्तन आता है, तो जैसे वहाँ का वातावरण बदलता है, तो क्या होता है कि जैसे कुछ जीव होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वातावरण के अनुसार खुद को बदल लेते हैं, और जो खुद को नहीं बदल पाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। चलिए विभिन्न आवासों की यात्रा। मरुस्थल में अजैव घटकों एवं ऊँट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतु एवं पौधे में क्या होता है, क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, मरुस्थल में रहने वाले चूहे, सांप, ऊँट भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे बिल में रहते हैं और रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तब ये जंतु बाहर निकल आते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधे जो चित्र 9.5 में दर्शाए गए, ये पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलन है? क्रियाकलाप 3, गमले में लगा एक, अब आपको क्या करना आगे, अब आपके गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्ती वाला एक पौधा कक्षा में लगाइए और दोनों पौधे के कुछ भाग में पॉलीथीन थैली ढककर उसी प्रकार बांध दीजिए जिस प्रकार 7 के क्रियाकलाप 4 में हमने पौधे के वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करते समय बांध दिया था। गमले में लगे पौधे को धूप में रख दीजिए तथा कुछ घंटे के बाद इसका प्रेक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल
की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां तो अनुपस्थित होती ही है अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधे में पत्ती शुष्क का रूप ले लेती है। इससे पत्तियों से होने वाला वाष्पोत्सर्जन में होने वाला जल हास्य में कमी आती है। और नागफली पत्ती जैसे कि जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में तना है और इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्य तने में होता है तथा तना मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थल में पौधों की जड़ जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र ये आवास क्षेत्रों में बहुत ठंडे होते हैं। इनमें तेज हवा चलती है और कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वत क्षेत्रों में पौधे एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। क्या आपने चित्र 9.6 में दर्शाए गए वृक्ष को देखे हैं? देखिए ये वाले पर्वतीय क्षेत्रों में हमें देखने को मिलते हैं। यदि आप पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं अथवा वहां घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्ष को अन्य क्षेत्रों में देखा है? ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? ये वृक्ष देखिए इस तरीके से है ना। चलिए, सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्ष की पत्तियां सुई के आकार की होती है तो इससे वर्षों का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल पाते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें से कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन हो सकता है। मतलब कि क्या होता है कि इनकी जो पत्तियां होती है वो क्या होती है एकदम तिरछी हमें देखने को मिलती है, तो जिससे वर्षा होती है तो जिससे क्या होता है पानी एकदम नीचे की तरफ आता है। तो वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति हमें देखने को मिलती है और पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें से कुछ अन्य प्राणी अनुकूलन होते हैं, मतलब अंकुलित होते हैं कि हाँ वो वहाँ पे आसानी से रह सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों में प्रति अनुकूलित होते हैं। उनकी मोटी त्वचा, फर, ठंड से उनका बचाव, उदाहरण के शरीर को गर्म रखने के लिए याक, शरीर में लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुओं के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ़ पर चलते समय उनके पैरों को ठंड से बचाते हैं। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उससे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है। हमें विभिन्न ऊंचाई पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। हमें क्या होता है अलग अलग विविधता हमें देखने को मिलती है, वहाँ का स्वरूप बदलता जाता है। घास स्थल शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमोले हल्के भूरे रंग का एवं मतलब मटमेले रंग का और हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र देखिए जो 9.8 में दर्शाया गया। इन दोनों जंतुओं की आँखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित है? क्या वे चेहरे के सामने अथवा पार्श्व में शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं, मतलब नाखून क्या होते हैं लंबे होते हैं, जिन्हें वह पादागुलियों के अंदर खींचकर छिपा लेते हैं। क्या शेर की यह संरचना उनके जीवन यापन में सहायता करती है? उनका मटमेला हल्का भूरा रंग शरीर के दौरान उसे घास के सूखे मैदान में छिपाए रखता है। और देखिए हमें आपको यहाँ पे चित्र भी बताया गया है इस तरीके से। देखिए
चलिए अब हम आगे देखते हैं कि और कर सकती हिरण की तेजी गति उस शिकारी से दूर भगाने में सहायता करती है। शेर, हिरण तथा अन्य जंतु एवं पौधे और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं।